ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश सचिव ने सावन मास के पहले सोमवार की दी जनता को शुभकामनाएं, साथ ही विजय कारगिल दिवस की दी भी शुभकामनाएं। लखनऊ लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश सचिव महेंद्र सिंह ने सभी जनता को सावन मास के पहले सोमवार के पावन अवसर पर बधाई देते हुए कहा कि हमें पूजा पाठ के साथ साथ इस समय बीमारी से जहां देश करा रहा है, तो वहीं हमें अपनी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करके इस कोरोना वायरस जैसे महामारी से जीतना भी है और तीसरी लहर से बचना भी है। जिस तरह लगातार हमारे देश में लोगों ने अपनों को खोया है और अपनों से दूर हुए हैं, किसी ने बेटा खोया है, तो किसी ने अपना पति खोया है, तो किसी ने अपना पिता खोया है। इसी तरह हमें अपने इस तीसरी लहर से बचना है। तो वहीं लखनऊ के बुद्धेश्वर मंदिर पर सोमवार को प्रातः से ही हजारों की संख्या पर श्रद्धालुओं ने बुद्धेश्वर मंदिर पर भोलेनाथ के दर्शन किए। साथ ही वहां पर प्रशासन भी अपना फर्ज बखूबी निभाता नजर आया। आपको पता था चले जिस तरह सावन मास का पहला सोमवार था, तो वहीं पर हर किलों पर, हर मंदिरों पर सोशल डिस्टेंसिंग खुलेआम धज्जियां उड़ी हैं। इसी तरह बुद्धेश्वर मंदिर पर भी सोशल डिस्टेंसिंग धज्जियां उड़ती नजर आई, मगर पुलिस प्रशासन के रहते हुए इस सोशल डिस्टेंसिंग पर लगाम लगाया गया और इस कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी के सचिव ने नवयुवकों को रोजगार के बारे पर भी कहा कि प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार, जिस तरह नवयुवकों को रोजगार देने की बात की थी, उस पर केंद्र सरकार भी और प्रदेश सरकार भी विफल नजर आई है। देखने वाली बात यह है कि जिस तरह हमारे प्रदेश में लगातार नवयुवक बेरोजगार घूम रहा है और अपनी मांगों को पूर्ण कराने के लिए प्रशासन तक पहुंच रहा है, तो वहीं नवयुवकों पर लाठीचार्ज भी किया जा रहा है, जिस पर प्रदेश सरकार द्वारा कोई रोजगार दी नहीं जा रही है। केवल सरकार हवाई बातें करने वाली ये सरकार है और महंगाई पर भी आसमान छूते नजर आ रहे हैं। जिस तरह पेट्रोल 100 रुपये और डीजल 90 रुपये के पार पहुंच रहा है और खाद्य सामग्री अधिक दामों में मिल रही है, जिससे जनता त्रस्त हो चुकी है। देखते हैं खास रिपोर्ट लखनऊ से, ब्यूरो रिपोर्ट। आज सावन का पहला सोमवार है और हर श्रद्धालु अपनी भोलेनाथ तक मंदिरों पे जाके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है और मनोकामनाएं मांगता है कि हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण हो। इसी सिलसिले को लेकर आज हम लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश सचिव महेंद्र सिंह जी से बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह सावन का महीना चल रहा है और सरकार द्वारा प्रतिष्ठित स्थानों पर बैन लगा दिया गया था कि ज्यादा लोग एकत्रित न हो कोरोना काल को देखते हुए, और लखनऊ के बुद्धेश्वर मंदिर पर काफी दर्शक, यहाँ काफी श्रद्धालु आए और लगातार यहाँ पे भीड़ एकत्रित हो रही थी। इसको लेकर इस मंदिर के बारे में बात करेंगे और इस सावन के पावन पर्व पर क्या संदेश देना चाहेंगे अपने पदाधिकारियों और अपने जनता को। मैं सभी देशवासियों को सावन के इस पवित्र महीने पे और सभी शिव भक्तों को ये बात कहना चाहूंगा कि वो अपनी निष्ठा से, अपनी श्रद्धा से भगवान शिव जी का, माता पार्वती का दर्शन करें और भगवान शिव और माता पार्वती उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। और प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि जितनी हमारी देश की जनता है, सभी महादेव जी उन पर कृपा करें, सभी स्वस्थ रहें और इस कोरोना से उनकी रक्षा करें। ऐसा मेरा संदेश है और सभी जनता से अपील करूंगा कि कोरोना काल को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ताकि कोरोना की जो तीसरी लहर आनी है, इससे जनता बच सके। महेंद्र जी, आज सावन का पहला महीना है और पहला सोमवार है। जी जी। और प्रतिष्ठित स्थान माना जाता है बुद्धेश्वर मंदिर, लखनऊ प्रतिष्ठित स्थान है। और यहाँ देखा गया कि काफी दर्शक श्रद्धालु जो थे हमारे बहुत ज्यादा भीड़ में आ गए थे। इस बुद्धेश्वर मंदिर की क्या सुविधाएं प्रशासन तरफ दी गई जिससे कि भीड़ एकत्रित न हो? नहीं, प्रशासन ने तो व्यवस्था चाक चौबंद की, और जो हमारे डीएम सदर हैं, जो यहाँ के रिसीवर भी हैं बुद्धेश्वर महादेव मंदिर के, उन्होंने अभी 3 दिन पहले यहाँ पे बैठक की संपूर्ण प्रशासन से और मंदिर प्रशासन के साथ में, कि ताकि यहाँ पर जो है समुचित व्यवस्था की जा सके और मेला न लगाया जाए। मेला लगेगा तो भीड़ अधिक होगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाएगा, इस वजह से उन्होंने मेला लगाना मना किया है यहाँ पर। मगर हमारी जो जनता है
जनता तो जनार्दन होती है और शिव भक्त हैं। शिव भक्त कहाँ किसी के रोके रुकते हैं। वो बुद्धेश्वर महादेव के जो है प्रेम में ऐसा पागल हुए कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। प्रशासन उनको संभालने में विफल रहा। कहीं पे प्रशासन जो है जनता को नहीं संभाल पाया, क्योंकि जिस हिसाब से मुस्तैदी से प्रशासन ने काम करना चाहा उस हिसाब से फोर्स उनके पास व्यवस्था कम थी। क्या कि जो हमारे नवयुवक हैं उन पर लाठीचार्ज हुआ, तो इसकी तो मैं घोर निंदा करता हूँ। भाई हमारे जो नवयुवक हैं या हमारे बेरोजगार भाई पढ़े लिखे बेरोजगार इस समय जिनको कहीं पे कोई सहारा नहीं है, तो उन पर लाठीचार्ज करना कहीं न कहीं निंदा का विषय है। और रही बात रोजगार की, तो मैं एक चीज जरूर कहूंगा, क्योंकि मैं अच्छी चीज पे सरकार के पक्ष में भी हूँ। देखिए हमारी भारत देश की आबादी को देखते हुए सभी को गवर्नमेंट सर्विस देना बहुत मुश्किल थी। इस चीज को आप भी माने और शायद हमारे नौजवानों को भी ये चीज समझनी चाहिए कि सर्विस देना सबको गवर्नमेंट असंभव है, कि सरकारी नौकरी सभी को नहीं मिल सकती। तो हम अपने भाइयों से ये जरूर कहना चाहेंगे कि आप सरकारी नौकरी के लालच में अपने भविष्य को तबाह मत करें। आप स्वरोजगार करने की कोशिश करें। अगर हमारे बच्चे हों या हमारे नवयुवक जो हमारे भाई हैं, अगर वो सिर्फ सरकारी नौकरी के ही पीछे भागेंगे, तो उनको पढ़ने लिखने के साथ ये जरूर सोचना चाहिए कि हमारे देश की आबादी को देखते हुए हमारे देश में उतने पद नहीं है, और अगर पद बनाए भी जाएं तो आबादी को देखते हुए भाई सरकार उसका जो भार पड़ेगा वो कहां से ग्रहण करेगी, अतिरिक्त भार पड़ेगा। तो इसलिए हमारे युवाओं को चाहिए कि वो जो है स्वरोजगार की तरफ अधिक ध्यान दें। पढ़ने लिखने के बाद ऐसी कंपनियां डालें, ऐसा करें जो सरकार ने उसमें स्वरोजगार की बात करें तो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार भी ये बात कह चुकी है, वैसे भी बहुत सारी फाइनेंशियल सुविधा उपलब्ध कराती है। जी उपलब्ध है। वो फाइनेंशियल सुविधा उन बेरोजगारों को कैसे चालू करें और उसका फायदा कैसे मिले, क्योंकि फाइनेंशियल जो सब्सिडी होती है वो नहीं मिल पाती है। देखिए फाइनेंशियल सब्सिडी अगर आपका बैक सही है, ठीक है, और आप नवयुवक हैं, शिक्षित हैं, तो हमको लग रहा है सरकार ने काफी, जैसे आपका खादी ग्राम उद्योग बोर्ड से है, आप प्रोजेक्ट बनाकर दीजिए वहां पे, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट लोन सैंक्शन कर रही है और उसके बाद उस प्रोजेक्ट के तहत आप काम कर सकते हैं। और गवर्नमेंट सर्विस ही होना ये हमारे लिए जरूरी मायने नहीं रखता, क्योंकि बिजनेस भी हमारे देश के कई उद्योगपति देखिए, माननीय रतन टाटा जी वगैरह हैं, माननीय अंडानी और माननीय अंबानी वगैरह हैं। रोजगार से आप अगर एक रोजगार डालते हैं, सपोज दैट हमने एक फैक्ट्री डाली, तो हम कम से कम 50 आदमियों को रोजगार दे सकते हैं। हमें रोजगार मांगने नहीं जाना पड़ेगा। भाई हम सरकारी नौकरी के पीछे कब तक भागेंगे? पद सीमित हैं, साधन सीमित हैं। अगर हम रोजगार को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें व्यापार में ही उतरना होगा, और व्यापार में हम अकेले नहीं उतरेंगे। अगर हम कोई भी छोटी सी एक फैक्ट्री, हमारे पास शासन है, आपके पास सरकार आपकी है, आप उन पर क्यों अंकुश लगाने में विफल हैं? भाई आज भी मैं देख रहा हूँ कि स्कूल वाले जो है कोरोना में मतलब लोगों की कमाइयां बंद हुई हैं, लोगों की नौकरियां छूटी हैं, उनके बच्चे स्कूल तो नहीं जा पा रहे, स्कूल सारे बंद हैं। अभी सरकार ने आदेश दिया है, शायद स्कूल खुलने वाले भी हैं। तो इस कोरोना में लगभग 38,000 कुछ केस हो चुके हैं, अभी कल की न्यूज है आज की। अब इस कोरोना काल में जब मरीज बढ़ रहे हैं तो आप स्कूल खोलने का आदेश दे रहे हैं। बच्चे स्कूल कौन भेजेगा? हमको तो नहीं लगता कोई गार्जियन है वो इस बढ़ती हुई महामारी में बच्चों को स्कूल भेजेगा। तो जब बीमारी की स्थिति थी तो उस समय आप अभिभावकों को राहत देते तो उनको फीस न देनी पड़े। भाई स्कूल ने शिक्षकों को वेतन भी उस समय नहीं दिया है, ठीक। तो जब शिक्षकों ने वेतन नहीं दिया और हमारी जनता के पास कमाई का कोई साधन नहीं रहा है उस समय, भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो थे उनके पास तो पैसा आ रहा था, भाई सैलरी आ रही थी, पेंशन आ रही थी, मगर जो प्राइवेट वर्ग है, जो हमारा व्यापारी वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, वो कहां से पैसा लाते हो जो बच्चों की फीस भरते और किताबें लाते हो। तो इसका कहीं न कहीं सरकार जो है अंकुश लगाने में विफल है शिक्षा के मामले में। कहीं न कहीं देखा जाए तो शिक्षा का जो स्तर है वो नीचे गिरता जा रहा है। बिल्कुल गिरेगा सर। आप पहले सोच के तो देखिए, 2 साल से हमारे बच्चे, वो हमारे हों या आपके हों या मान के चलिए जनता में सभी के बच्चे हैं, या हमारे जो राजनेता हैं प्रेजेंट टाइम में सत्ता में बैठे हुए उनके भी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। जब स्कूल ही नहीं गए, ऑनलाइन, बच्चा पढ़ता कहाँ से है? किसी का बच्चा, बच्चे को, छोटे बच्चे को मोबाइल दे दीजिए, वो बैठ करके कार्टून खेलेगा, ऑनलाइन वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। जब ऑफलाइन वो स्कूल में जाके पढ़ाई नहीं पढ़ सकता, अगर गार्डनेस ढंग की न हो, तो ऑनलाइन पढ़ाई कहाँ हो सकती है? तो खाली पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है। महेंद्र जी, एक चीज और है, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने जी
दो चीजें की है कि उत्तर प्रदेश सरकार में केवल बड़े नेताएं ही चुनाव लड़ेगी और जो शिक्षा मित्र हैं उनका मानदेय बढ़ाया जाएगा। क्या 2022 के चुनाव को देखते हुए ये शिक्षा मित्रों को लोभन दिया जा रहा है और जो भी बेरोजगार बच्चे हैं जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं उनके साथ लाठीचार्ज भी हो रहा है, किसी बच्चों की बेरोजगार हाथ भी टूट रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज तो मैं जरूर कहूंगा, जैसे आपने कहा जो संविदा कर्मचारी हैं या आपके वो शिक्षा मित्र हैं, अगर आपको वेतनमान बढ़ाना ही था तो आप इस चुनाव को देखते हुए 6 महीने चुनाव के उनको लग रहा है बचे हुए, फरवरी में समथिंग चुनाव हो जाएंगे हमारे उत्तर प्रदेश विधानसभा के, तो इस चुनाव से आप पहले जो 2 साल का समय पीछे आपका बीत गया है उसके पहले भी आप उनका वेतनमान बढ़ा सकते थे। ये एक सिर्फ चुनावी स्टंट है। चुनाव जीतने का एक तरीका है कि हमारे प्रलोभन में लोग आए और पार्टी को वोट करें। है कि देखिए, जो सत्ता में सरकार होती है, हमको लगता है कि बीती हुई सरकार में, कांग्रेस सरकार में लगभग 85-86 रुपए तक पेट्रोल गया था। तब हमारी इसी बीजेपी सरकार ने, बीजेपी पार्टी ने, इनके कार्यकर्ताओं ने इसका भारी बहुमत से विरोध किया था, संसद से लेकर के सड़क तक। आज हम बड़े अफसोस के साथ कहते हैं कि बीजेपी की सरकार है, सेंट्रल में भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हुए हैं और हमारे स्टेट में हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बैठे हुए हैं, जो कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, जो है, मगर कहीं न कहीं महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और ना तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो क्या इसका जवाब 2022 लोकसभा चुनाव पे उत्तर प्रदेश सरकार को जवाब जनता देगी? देखिए, जनता तो निश्चित तौर पे देगी, क्योंकि देखिए, अगर जनता जवाब देने पे आती है तो आप पिछली बैक सरकार में जाएं, हमारे स्टेट में पूर्ण बहुमत से सपा की सरकार थी, इसके पहले बसपा की सरकार थी पूर्ण बहुमत से, और जनता ने जवाब दिया। तो जनता तो निश्चित तौर पे जवाब देगी, क्योंकि जनता त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, और सबसे जो आपने बहुत अच्छी चीज कही, पेट्रोल डीजल बढ़ने से ये मान के चलिए कि वो चाहे हमारे खाद्य सामग्रियां हों या हमारी दवाइयां हों या हमारे किसानी से, सिंचाई से, खेती से संबंधित चीजें हों, इन सभी चीजों पे कहीं न कहीं पेट्रोल डीजल की महंगाई का असर पड़ा है। और जब उन चीजों से असर पड़ा है तो मान के चलिए कि हमारे सारी चीजें महंगी हुई हैं, चाहे वो खाने की हों, चाहे हमारे बच्चों की पढ़ाई की हों, या हमारी जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं उन पे भी उन चीजों का असर पड़ा है। और सरकार महंगाई को कंट्रोल करने में पूरी तरीके से विफल है, नहीं कर पाए हैं कंट्रोल कहीं से। तो अगर एक बार देखा जाए, उत्तर प्रदेश में लगातार महंगाई, बेरोजगारी की आपने बात की, बेरोजगारी में भी आज 9 युवक हमारा बेरोजगार है और रास्ते पे उतरा हुआ है, सड़क पे उतरा हुआ है। देखिए, इसमें ये चीज है जो आपने बात पूछी कि जो नवयुवक है, जब तक शिक्षा का स्तर सुधरेगा नहीं, शिक्षा में धांधलेगर्दी बंद नहीं होगी। अब आप देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है, इस कोरोना में कॉलेज नहीं खुले, हमारा जो मिडिल क्लास का व्यक्ति है या सबसे लो क्लास का व्यक्ति है, उसके बच्चे स्कूल तो गए नहीं, फीस बराबर स्कूलों को चाहिए। इस पर सरकार ने नीतियां तो बनाई कि भाई कोरोना में स्कूल नहीं खुले हैं तो अभिभावकों को फीस नहीं देनी पड़ेगी। स्कूल प्रशासन इसका पालन आज भी नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार जो शिक्षा से रिलेटेड चीजें, प्राइवेट स्कूल है, जो प्राइवेट स्तर के लोग हैं, उससे सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल सपोर्ट कर रही है, वरना आप अगर प्राइवेट स्कूलों का सपोर्ट नहीं कर रहे। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुजीत कुमार मिश्रा है। मैं श्री बुद्धेश्वर महादेव मंदिर के श्रृंगार समूह का वरिष्ठ सदस्य हूं और लोक जनशक्ति पार्टी का महानगर उपाध्यक्ष भी हूं। आज सर सावन का पहला सोमवार है और इस पर आप श्रद्धालुओं को, अपने पदाधिकारियों को और दर्शक को क्या कहना चाहेंगे? आज सावन के पहले सोमवार को श्री बुद्धेश्वर महादेव बाबा को मैं प्रणाम करता हूं और श्री बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में आए हुए सभी कांवरियों का और सभी भक्तों का स्वागत करता हूं। श्री बुद्धेश्वर महादेव मंदिर एक प्राचीन मंदिर है जो श्री लक्ष्मण जी द्वारा, माता जानकी के द्वारा स्थापित किया हुआ मंदिर है और जहां तक मेरी जानकारी है, पूरे भारतवर्ष में यही एक ऐसा मंदिर है जहां बुधवार को दर्शन होते हैं। बुधवार की महत्व है, बाकी हर जगह सोमवार का महत्व है। भोलेनाथ के लिए सोमवार का दिन माना जाता है, मगर यहाँ का जो
माता सीता ने और लक्ष्मण जी ने भोलेनाथ की स्थापना किया है वो बुधवार वाले दिन किया था। तो इसलिए यहाँ पे बुधवार को ही मान्यता है, बुधवार को ही मेन दर्शन होते हैं। सारे भक्तगण आते हैं। ऐसी यहाँ की परंपरा है कि जो भी भोलेनाथ के दर्शन करते हैं और सच्चे मन से अपनी मनोकामना के लिए मांग करते हैं, भोलेनाथ उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, उन पर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। और सभी भक्तों से मैं अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, 2 गज की दूरी बनाते हुए, मास्क लगा करके आएं, दर्शन करें। और थोड़ी सी जो कहीं पे गलतियां हो जाती हैं, मैं उसके लिए भी आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि ठीक है, कोरोना का देखते हुए मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं, दर्शन बाहर से हो रहे हैं, लेकिन जो भक्त सुबह 2 बजे से 3 बजे से रात के लाइन लगा करके उसके बाद 4 बजे 5 बजे दर्शन करते हैं, घंटों लाइन में लगे रहते हैं। श्री बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में अभी तक हमारे ख्याल से 3 से 4 हजार पब्लिक 5 हजार दर्शन कर चुके हैं, शाम तक अभी और करेंगे। बुधवार को तो 10,000 20,000 की संख्या में लोग दर्शन करते हैं। शासन कहीं पे कमजोर पड़ता है और जो वहां के वॉलंटियर हैं, वॉलंटियर जो है कुछ अपने जानने वालों को ले जा करके जबरदस्ती पीछे के गेट से या कहीं से दर्शन कराते हैं, जो आम भक्तों के को ठेस पहुंचती है कि हम लाइन लगा करके 2 घंटे से दर्शन कर रहे हैं, लाइन लगे हुए हैं, हमको दर्शन नहीं मिल रहा है। वो अपने जान पहचान वालों को, कहीं पे भी कोई मंदिर हो, देखते हैं कि कोई वहां के पुजारी का है तो कोई वॉलंटियर का है तो कोई जो वहां के नेता हैं वो अपने लोगों को पीछे से गेट खोल के दर्शन कराते रहते हैं, जो ये मंदिरों के लिए गलत तरीका है, जनमानस के लिए, आम पब्लिक के लिए गलत संदेश जाता है। कतई ये नहीं होना चाहिए। लगातार उत्तर प्रदेश पर नौकरियों की बात की जाए तो जहां तक सरकार फ्लॉप नजर आती है, फेल नजर आती है, तो वही सरकार अपनी वाहवाही लूटने के लिए नौकरी देने की बात भी करती है। आगामी 2022 को चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कर रही है और बहुत सी रोजगार दे भी रही है। और आज भी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार के रहते हुए भी आज लखनऊ के ईगो गार्डन पर हजारों की जनसंख्या पर लोग एकत्रित हैं और अपनी मांगों को लेकर, अपनी नौकरियों को लेकर, इस अपनी चीजों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस पर हम बात करते हैं लोक जनशक्ति पार्टी के महासचिव हैं महेंद्र सिंह कि किस तरह उत्तर प्रदेश सरकार जो वादे किए थे, क्या वो वादे पूर्ण नहीं कर पाई और बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही थी, उस पर भी वो फ्लॉप नजर आई, वो भी विफल नजर आई। आगामी 2022 का चुनाव लगा पड़ा हुआ है, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार अभी तक सोती नजर ही आई है? आगामी 2022 को चुनाव आते ही नौकरियां देने की बात करने लगती है, क्या बात है? इस पर हम सीधा बात करते हैं महेंद्र सिंह से, जो लोक जनशक्ति पार्टी के सचिव हैं। क्या खासा महेंद्र जी, जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार रोजगार देने की बात कर रही थी और रोजगार दे भी रही थी, उत्तर प्रदेश सरकार बोली हमने 2 लाख से ज्यादा रोजगार दे भी चुके, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार जो है बीजेपी के है प्रेजेंट टाइम में हमारे प्रदेश के अंदर, और सरकार कहती है कि हमने प्रयास किया है, मगर जो प्रयास हैं वो धरातल पर तो सभी को दिख रहा है कि सरकार ने क्या प्रयास किए हैं। अभी अगर जनता कहती है, जो हमारे नवयुवक हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं या संविदा कर्मचारी हमारे हैं, तो अगर आप सब कुछ व्यवस्थित कर रहे हैं तो उनको प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जिस किसी का अगर पेट भरा हुआ है तो वो सड़क पर जाकर के प्रदर्शन नहीं करेगा। और जब भी आप बात करेंगे तो शासन के लोग या हमारी सरकार के लोग, कुछ लोग ऐसा कहते हैं भाई कोरोना है। कोरोना मानता हूं कि अभी पिछले साल चला और कोरोना से पहले आपकी सरकार आई हुई है, आपने इतने दिनों में क्या किया जनता के लिए? भाई संविदा कर्मचारी हैं, आप उनको खदेड़ रहे हैं, उनका वेतन समय से नहीं मिल पा रहा है लोगों को। कई पेंशनधारी हैं, उनकी पेंशनें नहीं पहुंच रही समय से, और महंगाई इतनी त्रस्त हो गई है जनता कि मान के चलिए कि आम आदमी जो गरीब वर्ग है वो खाने को तरस रहा है, वो भूखों मरने की कगार पे है। और जो हमारे व्यापारी बंधु हैं उनका बिजनेस लगभग ठप हो चुका है। सरकार महंगाई की बात करें तो लगातार पेट्रोल के दाम आसमान छूते नजर आ रहे हैं, या सब्जियों के दाम भी आकाश छूते नजर आ रहे हैं, बट इतनी सुविधाएं हैं, प्रयास हमारा करना होगा। अगर प्रयास हम नहीं करते हैं तो भाई गवर्नमेंट हमें घर देने नहीं आएगी।
इसमें दो राय नहीं। कोई भी सरकार हो, मैं सरकार का विरोध करता हूं सिर्फ गलत चीजों पर। और जहां तक मेरे भाइयों का बात है, युवाओं की बात है, तो उनको ये चीज जरूर समझनी चाहिए कि साधन सीमित हैं, पद सीमित हैं। हमें रोजगार की तरफ ध्यान देना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर अच्छे पड़े हुए हैं, आप उन पर ध्यान दीजिए, अपना रोजगार डालिए। 10 आदमियों को आप रोजगार दे सकते हो। आप अकेले रोजगार मांग रहे हो, अगर आप व्यापार करते हो तो आप 10 आदमियों को रोजगार दे सकते हैं। और रोजगार देने में हमको लगता है इसी तरह अगर हर 5वां व्यक्ति सोच ले, पढ़ा लिखा व्यक्ति, तो देश की स्थिति बेरोजगारी वाली दूर हो सकती है। क्योंकि हम सरकार से तो किसी उम्मीद नहीं कर सकते, चाहे वो कल को हो किसी पार्टी की सरकार क्यों हो। भाई पद सीमित हैं कि भाई वादे तो जरूर कर सकते हैं, भाई मैं चुनाव जीतना है, हम वादे करते हैं भाई हम जीतेंगे तो पूरे युवाओं को रोजगार नौकरी देंगे। अरे कहां से देंगे? हमें कोई ये तो जरा समझाए इस चीज को कि भाई जब पद सीमित है, हमारी जनसंख्या असीमित है, तो आप कहां से रोजगार देंगे? पर सरकार तो वादे कर लेती है, कोई भी सरकार आती है वादे करती है। देखिए, अब ये तो राजनीति से संबंधित विषय है और राजनीति से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। वादे करना अलग चीज हो गई, मगर धरातल पर किसी चीज को लाना, दोनों चीजों में बहुत फर्क होता है। सत्यता है, आप भी समझ रहे हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति, सभी पढ़ा लिखा हमारा समाज इसे समझ रहा है कि जब हमारे पद सीमित हैं गवर्नमेंट सर्विस में, तो आखिर जो हमारे युवा पढ़े लिखे हैं, ठीक है, उनको कहां से मिलेगी नौकरी? अभी आप देख लीजिए बीएड की वक्त कितना युवा पढ़ा हुआ है, कहीं बीएड की भर्ती हुई है? सरकारें आती हैं, सरकारी बदलती हैं। भाई हम भी राजनीति से जुड़े हैं, हो सकता है कि कल को हमारी सरकार प्रदेश में आ जाए भविष्य में, तो आने का मसला अलग होता है। मगर हम वादा तो जरूर करते हैं, मगर नौकरियां पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पद तो सीमित है और आबादी हमारी असीमित है। और आबादी को देखते हुए पद जब सीमित है तो कहां से लाएंगे हम नौकरियां? तो वादा करना दूसरी चीज हो गई और देना दूसरी चीज हो गई। लोक जनशक्ति पार्टी आप प्रदेश सचिव हैं और लास्ट में अपने नव बेरोजगारों, नव युवकों को क्या संदेश देना चाहेंगे और इस पावन पर्व पर क्या? इस पावन पर्व पर, ये सावन का पवित्र महीना है और हमारे उमापति महादेव जी का पवित्र महीना माना जाता है और काफी हमारे श्रद्धालु, हमारे भक्त लोग जो है जुड़े हैं प्रभु की आस्था के साथ। उनसे मेरा संदेश यही है कि जो मेरे युवा भाई हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, वो सरकारी नौकरी की अपेक्षा रोजगार पे, अपने व्यापार पे अधिक ध्यान दें। सरकारी सर्विस में भी आप प्रयास करिए, 2 साल 3 साल 4 साल प्रयास किए, अगर नहीं मिलती तो आप उसके पीछे भाग करके अपना भविष्य मत बर्बाद करें। ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ।